हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टडी पॉइंट्स पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज आल टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 45 यानी 45 प्रैक्टिस सेट नंबर की आज हम बात करेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू होगा, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके लिए लाए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे हर वीडियो में मान के चलिए 2, 4, 5 प्रश्न तो फंसने ही वाले हैं। तो आइए मैं बात करता हूं कि पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। और इसी कंसेप्ट पे हम आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, समय न गंवाते हुए आप देखेंगे कि कुछ ऐसे हम कूट प्रश्नों को लेकर के आए जो आपके दिमाग पे जोर डालता है और आपको मतलब एक एग्जाम के लिए एक अच्छे प्रश्न का संग्रह भी होता है। तो देखते हैं, निम्नलिखित खेलों के सर्कल, जैसे आप देखेंगे फुटबॉल में ये बीच में सर्कल है, इसी सर्कल की हम बात कर रहे हैं। सर्कल यानी वृत्त त्रिज्या यानी कह सकते हैं रेडियस के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। हालांकि हम यहाँ पे इसके वो भी दे दिए हैं जो रेडियस कितना होता है। एग्जाम में आपको रेडियस नहीं देगा और आपको क्रम से सजाने के लिए देगा, वहीं आप फंस जाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे नेट बॉल का जो सर्कल है सबसे छोटा 0.9 मीटर और बास्केटबॉल का सर्कल है 3.60 मीटर और कुश्ती का सर्कल है 9 मीटर और फुटबॉल का सर्कल है जो 9.15 मीटर। कुश्ती में 2 सर्कल होता है, 1 मीटर का भी अंतर होता है। तो इस तरह से इसमें विकल्प में देखें तो सही विकल्प कौन सा है ये देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4 यानी ये सारे सिस्टमेटिक लगे हुए हैं, यानी सबके सामने जो सर्कल आपको दर्शाया गया है वो चारों सही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 यानी चारों सर्कल इस हिसाब से सही है, कहीं कोई व्यतिक्रम नहीं है। तो इस तरह से हमने देखे, पहले नेट बॉल है, उसके बाद बास्केटबॉल, उसके बाद कुश्ती है, उसके बाद फुटबॉल है। इसी सर्कल की हम बात करते हैं, इसी सर्कल की बात करते हैं। तो अब ये भी पूछता है किन गेमों में सर्कल नहीं होता है, तो ये भी जानिए कि नेट बॉल में भी सर्कल होता है। अगर नेट बॉल में भी सर्कल होता है तो इस तरह से हम अगर वो घुमाता है तो उसका भी हम जवाब दे देंगे। देखिए, नेट बॉल में गोल पोस्ट की जो ऊंचाई कितनी होती है, हर गेम में 2 गोल पोस्ट होता है, इस तरह से होता है और इसके बीच की दूरी होती है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई बात नहीं है। अगर ऑप्शन दे दिया तो मिस्टेक मत होएगा। तो ऑप्शन सही है 3.05 मीटर, 3.05 मीटर यहां से इसकी ऊंचाई होती है। और ये रिंग होता है और इसी में बॉल को क्या करना पड़ता है, मतलब डालना होता है, इसी को गोल पोस्ट हम कहते हैं। और नेट बॉल की जो मानक कोर्ट होता है, लंबाई जो होती है वो 30.5 मीटर और चौड़ाई जो होती है 15.25 मीटर। ये जो होती है इसकी मतलब जो फील्ड की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे हम गोल पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो जो है कथन और कारण है। फुटबॉल में सेंटर सर्कल की त्रिज्या 9.15 मीटर यानी 10 गज होती है, क्लियर है। मुख्य रूप से किक ऑफ के समय निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए होता है। यानी जो ये रेडियस होता है वो किस काम के लिए होता है, मुख्य रूप से किक ऑफ के समय निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए होता है। तो क्या सही क्या गलत इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आगे चलते हैं, देखते हैं, बहुत कम प्रश्न है और आप लगे रहिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिए। ये निम्नलिखित खेलों में गोल पोस्ट की ऊंचाई के संबंध में सही क्रम कम से अधिक का चयन कीजिए। मतलब सबसे छोटा कौन सा है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद का। यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे उत्तर तो दे दिया है, लेकिन अब इस तरह से हमने सजा दिया कि इसमें सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन ए आपका सही है। यानी जो सबसे मतलब क्या सबसे कम यानी सबसे कम ऊंचाई जिसकी है वो है आपकी आइस हॉकी की, और उसके बाद है आपका हैंडबॉल की, उसके बाद आपके फुटबॉल की, उसके बाद है आपकी फील्ड हॉकी का। नहीं, ये उसके बाद है ये आपका एक, यानी 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है और ये आपका 3 नंबर पे है, ये आपका 4 नंबर पे। यहाँ पे देखिएगा 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने बता दिया है
आइस हॉकी की ऊंचाई जो होती है 1.20 मीटर यानी 4 फीट, कहीं 1.22 भी होगा लेकिन 1.20 4 फीट। हैंडबॉल जो है वो 2 मीटर इसकी ऊंचाई है और फील्ड हॉकी की ऊंचाई 2.14 और फुटबॉल की ऊंचाई 2.44 मीटर। और वाटर पोलो इसमें नहीं दिया लेकिन हमने देखा वाटर पोल गोश्त की ऊंचाई जो होती है वो पानी के ऊपर 0.9 मीटर होता है, यानी पानी की सतह पर वो 0.9 मीटर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4, 3, 1 और 2 एक सही क्रम है, 4, 3, 1, 2 आपका सही क्रम है। इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप फंस सकते। देखिए वो लगता है ना सबका गोल पोस्ट की ऊंचाई हम जानते हैं, उसकी चौड़ाई जानते हैं सबका, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे जैसे लगता है एक लेयर दिमाग पे लग गया, यार ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, इसका क्रम क्या हो सकता है, वहीं आप मिस करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट करके कुल माइंड से आप संतुष्ट हो लीजिए कि इस तरह से क्या होता है। जैसे अंधेरे में हम पढ़ लिए रहते हैं, एग्जाम में आता फिर अंधेरे में ही वो लिपट जाता है और फिर आपको कंफ्यूज कर देता है। निम्नलिखित खेलों में गोल पोस्ट की चौड़ाई के संबंध में सही क्रम कम से अधिक का आप चयन करिए। जो गोल पोस्ट की ये चौड़ाई है, गोल पोस्ट की जो ये चौड़ाई की हम बात करते हैं, ये चौड़ाई की बात करते हैं, इसमें कम से अधिक की तरफ आपको ले जाना है। तो इसमें भी आपका सही उत्तर आपका ए है। जो सबसे कम है आपका आइस हॉकी, आइस हॉकी जो है 1.83 है। उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे, ये 1 नंबर पे आपका ए आ गया और ये तीसरा है, ये 2 नंबर पे आ गया हैंडबॉल। हैंडबॉल की जो चौड़ाई होती है 3 मीटर होती है। उसके बाद आता है आपका एक फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी की आपकी चौड़ाई हो जाती है 3.66 और सबसे ज्यादा अगर आप बात करते हैं तो फुटबॉल की 7.32 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इस तरह से यहाँ पे वो देगा नहीं, जो हमने यहाँ मानक दे दिया है वो मानक यहाँ पे नहीं देगा, ऐसे दे देगा। तो वहां पे आप एक थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आइस हॉकी का ज्यादा है कि हैंडबॉल का ज्यादा है कि हॉकी का ज्यादा है। तो जहाँ पे है कि फील्ड बॉल का ज्यादा है तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अगर इन सभी जितने आज तक हमने क्लास लिए हैं उन सबका अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये आपका पार्ट 3 है, ये 9450850327 से संपर्क करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ 100 रुपया में तीनों आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें बेहतर कलेक्शन है जो आपको मैं कह सकता हूं कि मतलब सफलता को पहुंचाने का एक काम करेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है इनमें सेलेक्टेड है जो आने की संभावनाएं हैं। इस तरह से अगर आप पीएलटी ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसे हमारे पास से 50 रुपए में 9450850327 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। 96 प्रश्नों का संग्रह है उत्तर के साथ, बड़े अच्छे तरीके से इसको पीडीएफ में हमने संजोया है। इसे भी आप चाहते हैं तो 50 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गोल पोस्ट की जो बात किए थे, हालांकि अभी मैं 42 और 43 प्रैक्टिस सेट में क्लास लिया उसमें गेम का, उसमें पूरा मेजरमेंट से संबंधित उसमें प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे गोल पोस्ट फुटबॉल की जो गोल पोस्ट ऊंचाई 8 फीट होती है, 244 मीटर और चौड़ाई 24 फीट 732 8 गज होती है। गोल पोस्ट का व्यास 5 इंच होता है और कलर सफेद होता है। हॉकी की बात करें तो गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट 2.14 मीटर, गोल पोस्ट की चौड़ाई 4 गज 366 और गोल पोस्ट खंबे 2 इंच 3 इंच। ये देख लीजिएगा पीछे साइड वाले बैकबोर्ड जो होता है पटरी होता है वो 18 इंच यानी 0.46 और साइड वाले बैकबोर्ड की गहराई 4 फीट एंड 1.2 मीटर। ये सारा हमने कई बार दे चुका, इसलिए मैं बहुत फास्ट आपको दे दिया। आप एक बार थोड़ा सा मतलब आपकी मतलब माइनस पटल से फिर से गुजारा। आइस हॉकी की जो चौड़ाई होती है गोल पोस्ट की 6 फीट यानी 8.83 और ऊंचाई जो ऊंचाई होती है 4 फीट 1.22 सेंटीमीटर। तो ये है आपका आइस हॉकी का भी हमने यहाँ पे दे दिया। अब बात करते हैं नेहरू युवा केंद्र NYKS की स्थापना कब की गई थी, तो सब लोग जानते हैं 1972 में की गई थी और 27 में भारत सरकार ने स्वशासी जो ऑटोनोमस संस्था का दर्जा दिया गया।
यानी इसको 1987 में स्वायत्त ऑटोनोमस का संस्था इसे दिया गया। ऑटोनोमस संस्था का दर्जा है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। NKY युवा कल्याण खेल मंत्रालय अधीन आता है और 13 से 35 वर्ष के युवाओं को मतलब विकास के लिए ध्यान में रख करके इसका उद्देश्य बनाया गया। 13 से 35 वर्ष के छात्रों के लिए। स्रोत की बात करें तो श्याम नारायण सिंह की बुक आप देख सकते हैं। फाइलेरिया किस प्रकार का जनित रोग है? फाइलेरिया तो ऑप्शन डी सही है, कृमि जो हेल्टमंथ जनित रोग है। और फाइलेरिया रोग जो है जैसे कि हम कह सकते हैं परजीवी पैरासाइट डिजिट कृमियों के कारण होता है, जो मच्छरों द्वारा ये फैलता है। क्यूलेक्स नहीं वो मलेरिया के लिए क्यूलेक्स मच्छर, मच्छरों के द्वारा ये फाइलेरिया फैलता है, हाथी पांव जिसको हम कहते हैं। और मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो ये है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा। और ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलता है। कारक जो जीव है प्लाज्मोडियम है। और मलेरिया का कौन सा प्रकार जो सबसे घातक होता है? सबसे जो घातक होता है ये प्लाज्मोडियम जो है फाल्सिफोरम है, यानी हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है जो सबसे घातक हम कह सकते हैं मलेरिया का एक प्रकार होता है। ये क्यूलेक्स की मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए चाहते हैं कि आप साफ सफाई रखिए, अगल बगल में कहीं भी पानी का जमाव ना हो जिससे मच्छर ना पनपे, और मच्छर पनपते हैं वही काटते हैं तो मलेरिया रोग होता है। बड़े लोगों को ज़्यादा मलेरिया होता है, इसलिए होता है क्योंकि मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते, एसी का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं छिपे होते हैं मच्छर और काट लेते हैं। जो ऑफर्ड का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो अमेरिकन जो अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑफर्ड का जो फुल फॉर्म होता है यही होता है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए। ऑफर्ड का जो मूल संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ऑफर्ड जिसे अब जो है सेफ अमेरिका यानी हम कह सकते हैं सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, यानी अब ऑफर्ड को सेफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और जाना जाता है मूल संगठन की अगर हम बात करें 27 नवंबर ये ऑफर्ड की स्थापना 1885 को विलियम गिलवर्ड एंडरसन के द्वारा किया गया था। और शुरुआत में इसका मुख्यालय अमेरिका एसोसिएशन यानी शुरुआत में इसका नाम जो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ये था इस तरह से, लेकिन बाद में इसको ऑफर्ड के नाम से जाना गया। अब देखिए ऑफर्ड टेस्ट बैटरी में कुल कितने आइटम्स का परीक्षण किया जाता है? तो इसमें 6 आइटम का परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे जैसे पुल अप और सीट अप्स है और शटल रन है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, 5 वाट जो डैश 6 यार्ड जो है रन वॉक है। इस तरह से ये आपको 6 प्रकार के इसमें आइटम्स का मतलब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन में किस वर्ष डांस यानी ऑफर्ड में डांस यानी डी शब्द यानी हम कह सकते हैं ये जो डी शब्द है, डी मतलब डांस को कब शामिल किया गया? ऑफर्ड में डांस को कब शामिल किया गया? देखिए 1974-79 देखिएगा, कुछ स्रोतों में 74 दिया 79 दिया, और मेरे हिसाब से अगर 74 देगा तो 79 नहीं देगा, 79 देगा तो 74 नहीं देगा। तो आप वहाँ थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि कुछ स्रोत हमने देखा कि 74 और 79 दोनों दिया है, तो 74 और 79 क्या देता है, इसमें दोनों को रख दिया है ताकि आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर रहे। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट आइटम ऑफर्ड बैटरी में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये ऑप्शन डी है। 12 मिनट की जो दौड़ है ये कूपर टेस्ट वाली है, इसमें वो शामिल नहीं है। मैं कहूँ कि भाई मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, अगर मुझसे भी कहीं मिस्टेक होता है तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और आपके कमेंट से बहुत लोगों का उद्धार हो सकता है। ऐसे मैं प्रयास करता हूँ कि कहीं मिस्टेक ना हो, लेकिन ह्यूमन एरर कहीं हो सकता है। ऑफर्ड के संस्थापक कौन थे जिन्होंने 1885 में सारी शीशा पुस्तकों को एकजुट किया? तो ये ऑप्शन है डॉक्टर विलियम गिलवर्ड एंडरसन थे, ये यही ऑफर्ड के संस्थापक थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लड़कियों के लिए ऑफर्ड परीक्षण में ऊपरी शरीर की ताकत अपर बॉडी जो स्ट्रेंथ को मापने के लिए कौन से आइटम का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो फ्लैक्स्ड आर्म जो होता है इसी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप
देख सकते हैं, आप भी अपने मन में लगा सकते हैं क्या उत्तर हो सकता है। ऑफर्ड टेस्ट में कितनी दूरी की दौड़ का उपयोग धीरज यानी एंडुरेंस को मापने के लिए किया जाता है। एंडुरेंस तब जान सकते हैं तो ये स्वाभाविक है, 600 गज यानी 600 यार्ड को मापने के लिए एंडुरेंस का प्रयोग किया जाता है। धीरज मतलब एंडुरेंस। ऑफर्ड टेस्ट में सीटअप का उद्देश्य क्या होता है? सीटअप का उद्देश्य क्या होता है? तो पेट की ताकत, सहन शक्ति, पेट की ताकत और सहन शक्ति हम कह सकते हैं, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंडुरेंस होता है इसमें। आइए देखिए, ऑफर्ड जो है ना कक्षा 5 से 12 के छात्रों के लिए बनाई, जिसमें 10 से 17 साल के छात्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है, मतलब मापन परीक्षण किया जाता है। इनसाइड ट्रैक, इनमें से किसकी आत्मकथा? इनसाइड ट्रैक्स जो कार्ल लुइस या कार्ल लेविस, देखेंगे कार्ल लुइस या कार्ल लेविस कह सकते हैं, ये ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीते थे, अमेरिका के रहने वाले ये खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एथलेट फेडरेशन द्वारा इन्हें विश्व एथलेटिक्स ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से ही पुरस्कृत किया गया था। कार्ल लेविस को, लिवाइस को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा विश्व एथलेटिक ऑफ सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। स्पोर्ट जो इलेक्ट्रिक्स द्वारा ओलंपिक ऑफ द सेंचुरी, और बात करते हैं ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा 1982, 83 और 84 में एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया, यानी उनको शामिल किया गया था, ये मतलब एथलीट ऑफ द ईयर। तो इस तरह से जो संस्थानें हैं, ये जो कार्ल लुइस को जो है वो पुरस्कृत किया है, और इसकी कथा में इनसाइड ट्रैक इनकी आत्मकथा है और काफी विवादित रहा, इसमें सब कुछ दिखाया गया है। मतलब इनसाइड ट्रैक जो है वो काफी विवादित आत्मकथा, अगर सबसे विवादित आत्मकथा की बात करें तो इनसाइड ट्रैक की भी नाम आता है। कंकाल तंत्र की विकृतियां और उनके कारणों से संबंध में कौन से कथन सही, इसमें देखेंगे। जैसे स्कोलियोसिस जो है रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुकना होता है, और काइफोसिस पीठ का ऊपरी का कुबड़ बनना होता है, और लॉर्डोसिस पेट की आगे की ओर झुका होता है। इसमें सही क्या हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन डी सही है, ये तीनों सही कथन है, इसलिए हम कह सकते हैं 1, 2, 3 तीनों सही है। अब मैं कहूँ ना कि आप अगर मेरे जितने सारे वीडियोस हैं अगर आप देखते हैं तो मैं विश्वास, आप एक बार देखेंगे तो खुद जज करेंगे कि ये मेरे लिए ठीक है या कि नहीं है। मैंने बहुत ही अच्छे से कलेक्शन करके अभी तक जो मैं 45 वीडियो का प्रयोग किया हूँ फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 साल के अंदर में, वो बहुत ही कारगर है आपको टीजीटी के लिए। जोड़, स्वाइंट और उनके प्रकार सही कूट के माध्यम से इसे चुनिए। अब देखते हैं कि हिंग ज्वाइंट, कोहनी का जोड़, बाल एंड सॉकेट, कंधे का धुराग, इसमें से क्या है? इसमें से सही चयन करना है ऑप्शन, जिसमें देखिए सही ऑप्शन कौन सा है इसमें। तो देखिए कि 1, 2, 4 है, 1, 2, 4 नहीं, 1, 2, 3 सही है, ये ऑप्शन आपका सही है, 1, 2, 3 सही है। यानी हिंग ज्वाइंट्स कोहनी का जोड़ है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। बॉल एंड सॉकेट कंधे का जोड़ है, ये भी राइट है। धुराग जोड़ प्योर खोपड़ी का ये जो है वो जोड़ है, ये भी सही है। ग्लाइडिंग जोड़ घुटने का नहीं है, देखिएगा घुटने का जो है हिंग ज्वाइंट्स है और ग्लाइडिंग ज्वाइंट नहीं है, हिंग ज्वाइंट्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सही जो उत्तर है 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो जो वेनरफील्ड और स्क्रोटर के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। और नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? जिम्नेजियम आंदोलन के पितामह भारत में किसे कहा जाता है? तो ये है समर्थ रामदास स्वामी जी को, समर्थ रामदास स्वामी जी को, ऑप्शन बी आपका सही होता है। ताराचंद समिति का गठन 1948 में किया गया था। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति जो का गठन 1954 में किया गया था। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट AICS का गठन 1954 में किया गया था। नीचे हमने 2 प्रश्नों का व्याख्या दिया। 19वीं शताब्दी में भारत में शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया? यानी भारत में शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया?
तो 1882 में शामिल किया गया था। हंटर आयोग 82 में भारत में सारी शिक्षा को औपचारिक रूप से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की शुरुआत 1882 में हुई, और इस वर्ष भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने सिफारिश की थी स्कूली और संस्थाओं को पाठ्यक्रम में सारी शिक्षा, प्रशिक्षण, जिम्नास्टिक, ड्रिल आदि को शामिल किया जाना चाहिए। तो हंटर आयोग की सिफारिश पे स्कूली शिक्षा में सारी शिक्षा को 1882 में शामिल किया गया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI का वर्तमान राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? SGFI का काफी बच्चे मिस हो जाएंगे, इसलिए हमने इस प्रश्न को लाया। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सही उत्तर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। स्थापना 1954 में। उद्देश्य भारत स्कूली छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना। लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है, ये SGFI का। भारतीय खेल प्राधिकरण साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? सब लोग जानते हैं, इसमें कहीं वो नहीं है कि 1984 न्यू दिल्ली में किया गया था। इसके मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका है मुख्यालय। और युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस संस्था, ये भी एक है, साई जिसको बोलते हैं। शिक्षा में खेल प्रणाली प्ले वे मेथड को लाने का श्रेय किसका है? तो ये है कार्लवेल कुक को। शिक्षा में जो हम प्ले वे मेथड को लाने का जो श्रेय है वो कार्लवेल कुक का है। नारा, उन्होंने पारंपरिक नारे आओ पढ़े को बदल करके आओ पढ़ना पढ़ना खेलें, आओ पढ़ना पढ़ना खेले का नारा दिया, ताकि शिक्षा बच्चों के लिए बोझ न बने। नोट, हालांकि किंडरगार्टन पद्धति के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा देने का आधार फ्रोवेल ने रखा था। देखिएगा भाई, फ्रोवेल ने भी रखा था, लेकिन देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कार्लवेल दोनों में से ये रखा था, लेकिन प्ले वे शब्द को प्रचलित करने का एक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का मुख्य जो श्रेय है वो कार्लवेल कुक को। प्ले वे शब्द को प्रचलित करने का जो मुख्य जो श्रेय अगर जाता है तो ये कार्लवेल कुक को जाता है। आप एग्जाम प्रश्न को देखेंगे, उत्तर क्या पूछना चाहता है वो देखेंगे। लेजियम के संस्थापक सब लोग जानते हैं, अरस्तु हैं। प्राचीन में महान दार्शनिक अरस्तु 335 ईसा पूर्व में लीजियम नामक एक प्रसिद्ध स्कूल ऑफ अकादमी की स्थापना की थी। स्कूल ऑफ अकादमी की स्थापना की थी प्लेटो ने। प्लेटो, ये तो अरस्तु की बात करते हैं, प्लेटो मल्ल युद्ध खेल की दक्षता हासिल थी, यानी जो प्लेटो थे वो मल्ल युद्ध के वो खिलाड़ी थे। 1 RPM टेस्ट किसकी मापन करता है? तो अधिकतम शक्ति की मापन करता है। 1 RPM क्या? यह वह अधिकतम वजन है जिसे कोई व्यक्ति सही तकनीकी के साथ केवल एक ही बार उसका प्रयोग या उठा सकता है। वजन को एक ही बार। उद्देश्य क्या होता है? यह मांसपेशियों की ताकत यानी मसल स्ट्रेंथ के आकलन करने के लिए स्वर्ण मानक है। यह स्वर्ण मानक माना जाता है, गोल्डन स्टैंडर्ड्स ये माना जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड्स माना जाता है। नॉकडाउन, देखिएगा ये अच्छा प्रश्न है। नॉकडाउन क्वींस वेरी रूल किस खेल की शब्दावलियों से संबंधित है? तो ये है आपका बॉक्सिंग से। अर्थ, जब कोई मुक्केबाज प्रतिद्वंदी मुक्केबाज के कारण रिंग में गिर जाता है तो उसे नॉकडाउन कहते हैं। जब गिर जाता है तो उसे नॉकडाउन कहते हैं। देखिए प्रक्रिया क्या है। नॉकडाउन के बाद रेफरी 10 सेकंड तक गिनती करता है। यदि खिलाड़ी खड़ा नहीं हो पाता है तो उसे नॉकडाउन कहा जाता है। गिर जाता है, नहीं खड़ा होता है तो उसे नॉकडाउन कहा जाता है बॉक्सिंग में। बात करते हैं नेक्स्ट, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टली है। मार्क टली हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। 2 प्रश्न और हैं। जो विटाली सर्वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके कलात्मक जिम्नास्टिक से। यहाँ पे यह है जो विटाली सर्वो है, बेलारूस के प्रसिद्ध जिम्नास्टर हैं। इन्होंने 1952 में ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल्स जीत करके ये इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट और लास्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किस वर्ष हुआ था? अभी तो LT ग्रेड में पूछा ही था। 1943 में हुआ था। हार्वर्ड स्टेट टेस्ट का निर्माण 43 में होता। परीक्षण को सन में लुसियन ब्रोहा और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रमुख रूप से हृदय की कार्य क्षमता को मापने, हृदय संबंधी तनाव का पता लगाने में किया जाता है। विशेषता इनमें 20 इंच पुरुषों के लिए ऊंची बेंच पर 5 मिनट तक 30 कदम प्रति मिनट की गति से चढ़ना उतरना होता है और उसी से इनके हार्ट की क्षमता को माप लिया जाता है। देखिएगा 20 इंच पूछता है, ब्रेंच की ऊंचाई कितनी होती है इसमें हार्वर्ड स्टेप में, तो आप बताएंगे 20। या तो आज के लिए इतना ही,
और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। इधर होमगार्ड का परीक्षा विद्यालय पे था, तो 3 दिन लगातार समझिए कि 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक व्यस्तता थी और काम करने का अवसर नहीं मिलता था। आदमी आने पे थक जाता था, उस काम नहीं हो पाता। तो आज हमने इतना काम किया है, ये बहुत 37 प्रश्न है और कल भी नेक्स्ट कुछ गेमों के मेजरमेंट लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।